Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेज हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11-12 हो, लेट्स से फिर तो MPSC हो, UPSC हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेज हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. वर्ल्ड, ओके. सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन टुडे, दैट इज ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड. काफी बढ़िया लेसन है. इसके अंदर पहली चीज, देर इज नो न्यूमेरिकल. कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है. सो एक टेंशन तुम्हारा खत्म हो जाता है. इस लेसन के अंदर देर इज नो न्यूमेरिकल एट ऑल, कोई भी नहीं है. लेकिन इसके अंदर फिनोमेनॉन बहुत है. मतलब लाइक एप्लीकेशंस ऑफ लाइट बोल सकते हो तुम. मतलब चैप्टर 11 जो है वो चैप्टर 10th का एक्सटेंशन है. मतलब चैप्टर जो हमने लाइट पढ़ा हुआ है उसी का एक्सटेंशन कौन सा है, चैप्टर नंबर 11. सो इसके अंदर उसके फेनोमेनॉन है, मतलब उसका एप्लीकेशन पार्ट है लाइट का. तो लेट अस सी. न्यूमेरिकल तो कुछ है नहीं. तो पहला पार्ट जो इसमें आता है वो है ह्यूमन आई के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट विथ ह्यूमन आई फर्स्ट. ह्यूमन आई का ज्यादा नहीं है, हमको बहुत ही कम सिलेबस है. ऑब्वियसली डायग्राम वगैरह तो आने ही वाला है. लेट अस स्टार्ट. द ह्यूमन आई इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. एज यू नो, ह्यूमन आई को हम लोग लाइट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको लाइट इसके वजह से ही सेंस होती है बॉडी को, तो इसलिए ज़रूरी है. इट enables us to see the world, let's say wonderful world around us and the colorful world. On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make, or by touch. It is, however, impossible to identify colors while closing the eyes. Thus, for all the sense organs, the human eye is the most significant one. तो वो आपको क्या बता रहे हैं कि चलो आंखें बंद करने के बाद आप स्मेल से, टेस्ट से, फील से, स्किन के आप बता सकते हो कि आपके सामने ऑब्जेक्ट कौन सा है. लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते आंखें बंद करके कि भाई आपका सामने ऑब्जेक्ट कौन से कलर का है. बिकॉज अगर तुम सोचो ना, ब्लैक एंड व्हाइट पूरी दुनिया होती तो हाउ हाउ से किस तरह से दिखती हमको. इट वुड नॉट बी दैट मच ब्यूटीफुल जितना हम सोच रहे हैं. तो कलरफुल होना इट्स अ गुड थिंग. तो हमारे पूरे सेंसरी ऑर्गन में जितने भी 5 सेंसरी ऑर्गन है, नाक, लेट्स से कान, आंखें, टंग, स्किन, सब में ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है? आई. आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन. Why? Because it is helping us to see the wonderful world, colorful world around us. अब ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं. ये रही ह्यूमन आई की फिगर. ह्यूमन आई का फिगर एग्जाम में ऑब्वियसली आता है. इसमें के जितने लेबलिंग्स हैं, जो भी लेबल दिए हुए हैं, लेट्स से विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना वगैरह, हर एक का फंक्शनिंग अपने सिलेबस में नहीं है. लेकिन जितने हैं हम लोग उतने देख लेंगे. सबसे पहला, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा. ह्यूमन आई किसके जैसा है? एक कैमरा के जैसे. अंडरलाइन कर लो. कैमरा के अंदर जैसे रहता है ना, जैसे कि सपोज सामने एक ओपनिंग होती है, फिर आपका एक पीछे से आप उसको देख सकते हो. राइट, यहाँ से देख सकते हो आप. और सामने से एक लेंस वगैरह होता है एंड देन पीछे आपकी इमेज आती है. तो ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन आई किसके जैसा ही काम करता है, ऑलमोस्ट अपने एक कैमरा के जैसा. ऑलमोस्ट एक कैमरा के जैसा. इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. रेटिना कहाँ रहता है? यहाँ पे. तो ये एक स्क्रीन है, हमारी आंखों की स्क्रीन. मतलब कौन सी है? रेटिना. तो ये वाला इस तरीके से. राइट, ओके. लेकिन इस छेद में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में देयर इज वन प्रॉब्लम. राइट, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक छेद है. राइट, स्क्रीन तो बन रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ एक छेद है. लाइक यू नो, ऑप्टिक नर्व का एक पॉइंट है वो, ये ब्रेन को कनेक्ट करती है. मतलब अपनी आंख किसको कनेक्टेड रहती है? अपने ब्रेन को. तो यहाँ पे एक गैप है. व्हाट इज दिस गैप कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. मतलब एक ऐसा स्पॉट की जहां पर रेटिना नहीं है,
तो वहां का पार्ट हमको दिखता नहीं है। मतलब जब भी हम लोग किसी चीज को देखते हैं, समटाइम्स एक सामने ब्लैक डॉट दिखता है, मतलब नॉट पूरा ऐसा लाइक फोकस्ड, लेकिन यू माइट फील कि हाँ सामने एक ब्लैक डॉट है, वो ब्लैक डॉट इसी का होता है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर लाइट सेक्शन, कि अगर हमारा रेटिना स्क्रीन है और अगर इसके ऊपर इमेज बन रही है, तुम बता सकते हो कि हमारी आंखों के अंदर की इमेज किस टाइप की होगी फिर? वर्चुअल इरेक्ट कि रियल इन्वर्टेड? अगर स्क्रीन है हमारे पास और स्क्रीन के ऊपर बन रही है, रियल इन्वर्टेड, करेक्ट, रियल इन्वर्टेड ही बनेगी। ओके, तो रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगी क्या साथ में, मतलब लाइक लाइक दिस? मतलब सामने अगर ऐसा पर्सन कोई खड़ा हो तो अपने को उल्टा दिखेगा, करेक्ट, ऐसा ही बनेगा। अब मेन क्वेश्चन, इमेज तो ऐसी बनने वाली है हमारी, फिर सीधा कैसे दिखता है हमको? मतलब लाइक हमको तो सीधा ही दिखता है ना सब कुछ। वो इसलिए क्योंकि इसको सीधा करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन उसको वापस क्या कर लेता है? सीधा कर लेता है। तो आपको इमेज कैसी बनती है रेटिना के ऊपर? रियल इन्वर्टेड, और फिर उसको सीधा कौन करता है? ब्रेन करता है। सो ओके, तो ये रेटिना के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से उसको दिखता है या फिर अपने को दिखता है? रेटिना के पास ऐसा तो भी क्या है, उसके पास स्पेशल सेल है। क्या है? स्पेशल सेल। काम क्या है इनका? दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब वो किसको सेंसिटिव है? लाइट को सेंसिटिव है। दे कन्वर्ट लाइट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर वही हम लोग किसको देते हैं? ब्रेन को देते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। लाइट आंखों के अंदर किससे घुसती है? कॉर्निया के। नाउ वेयर इज कॉर्निया? एक बार आइडेंटिफाई करो फिगर में, कॉर्निया कहाँ है? ये रहा कॉर्निया। ये सबसे फ्रंट पार्ट होता है आंखों का। कैसा रहता है? सबसे फ्रंट पार्ट रहता है ये वाला। तो दैट इज बेसिकली कॉर्निया। इसके अंदर से आपकी लाइट रे अंदर आती। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट surface of the eyeball. The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3. ओके, तो ये आंख आंख है अपनी, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल है? क्योंकि पूरा स्पीयर नहीं है ना। तुम देख सकते हो, अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करूं, मतलब लाइक बॉर्डर पे से सपोज, ओके, फिगर के अंदर कुछ इशू लग रहा है, राइट? सामने से मतलब आगे गए वैसा लग रहा है वो। मतलब इट्स नॉट अ पर्टिकुलर लेट्स से स्पीयर। यहाँ से ऐसा आना चाहिए था वो, इस तरीके से गोल बनाने के लिए, लेकिन वो सामने जा रहा है। मतलब पूरा स्पीयर नहीं है वो, इन शॉर्ट इट्स नॉट अ कंप्लीट स्पीयर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल। और अप्रोक्सीमेटली डायमीटर कितना बोल रहा है? 2.3 सेंटीमीटर का। ये याद रखना पड़ता है, एग्जाम में आता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। अब मुझे एक चीज बोल, ये तो बहुत बार आता है एग्जाम में। रिफ्रैक्शन मतलब क्या रहता है? लेट्स से कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट जाती है, राइट? अब आंखों के बाहर का जो मीडियम है हमारे सामने, वो कौन सा है? एयर। हमारे सामने कौन है? एयर है आंखों के। और आंखों के अंदर क्या है? दूसरा मीडियम है, राइट? ओके। अभी बाउंड्री रीजन कौन सा है? मतलब एयर और आंखों के बीच का पहला लेयर कौन सा है? क्योंकि वहां पर लाइट ट्रांसफर हो रही है। सबसे पहला लेयर कौन सा आता है? कॉर्निया, राइट? दिस इज द लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द आई एंड एयर, करेक्ट? कॉर्निया सबसे पहले। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पूरा रिफ्रैक्शन यही हो रहा है। पूरा रिफ्रैक्शन कॉर्निया के ऊपर ही होगा, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है मैटर नहीं करता है। एयर से आंखों के अंदर गया, मीडियम चेंज हो गया, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? कॉर्निया के आउटर सरफेस पे, कॉर्निया के बाहर, मतलब इधर से। The adjustment, the crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances of the retina. इसको अंडरलाइन करो। लेंस का क्या काम है फिर? ओके, सो लेट अस सी कि अगर पूरी रेज हमारी किस में से आ रही है? कॉर्निया से। लेंस का काम क्या है? तो लेंस का काम है फाइनर एडजस्टमेंट। फाइनर एडजस्टमेंट क्या रहता है? ओके, देखो, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। तुमने कभी मोबाइल के ऊपर फोटो निकाला होगा, एंड समटाइम्स तुम उसके इफेक्ट्स में गए होंगे। मे बी रेड आई निकाला होगा, या फिर सपोज तुमने थोड़ा फोटो को सॉफ्ट कर लिया होगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे, या फिर उसको ग्लो दिया होगा। ऐसे इफेक्ट्स वगैरह बोल सकते हो। तो तुमने जो फोटो निकाली थी दैट वाज द मेन फोटो, करेक्ट? तुमने जो थोड़े बहुत चेंजेस किए उसको क्या बोलते हैं? फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या रहता है? थोड़ा थोड़ा चेंजेस।
मेन काम कोई और करता है, थोड़ा सा जो बचा हुआ फाइन ट्यूनिंग है वो। तो इसके आंखों के अंदर अपना मेन छोटा सा काम कौन करता है फाइन ट्यूनिंग का? लेंस। मतलब लेंस का मेजर काम नहीं है। और लेंस कहाँ है बाय द वे? अपने फिगर में। अपने फिगर में एक बार लेंस देख लो कहाँ है, सो दैट यू कैन हैव द क्लियर कट आइडिया। ये रहा मेरा लेंस, दिस वन। करेक्ट। मुझे बता सकते हो, अगर ये लेंस है और इमेज जो हमारा बन रहा है आंखों के अंदर वो रियल इन्वर्टेड है, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ लेंस दिस माइट बी? कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा? यू कैन इजीली गेस आउट। अपना 10th, अपना जो पिछला लेसन था उसमें से कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉनकेव रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकता, कैपेसिटी नहीं उसके पास। तो दिस मस्ट बी कॉन्वेक्स लेंस, मस्ट बी। उसका शेप भी वैसा ही लग रहा है, राइट? कॉन्वेक्स ही होगा वो। इट माइट नॉट बी कॉनकेव। व्हाई? बिकॉज इट इज एबल टू क्रिएट रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट कौन बना सकता है? अपना सिर्फ कौन बनाता है? 10th, अपना जो पिछला लेसन था उसमें से कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉनकेव रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकता, कैपेसिटी नहीं उसके पास। तो दिस मस्ट बी कॉन्वेक्स लेंस, मस्ट बी। उसका शेप भी वैसा ही लग रहा है, राइट? कॉन्वेक्स ही होगा वो। इट माइट नॉट बी कॉनकेव। व्हाई? बिकॉज इट इज एबल टू क्रिएट रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट कौन बना सकता है? अपना सिर्फ कौन बनाता है? कॉनकेव। तो कॉनकेव नहीं है, ये कॉन्वेक्स है। आगे देखते हैं। तो उसका काम क्या है लेंस का बाय द वे? मतलब लाइक इमेज बनाता है क्या वो? फाइनर एडजस्टमेंट करता है, फाइनर एडजस्टमेंट। We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. ये समझ के लेते हैं। आइरिस किसके पीछे है? कॉर्निया के। ओके, ठीक है। तो ये रहा आइरिस बोल रहे हैं वो, और ये कॉर्निया। मतलब आंखों का सबसे फ्रंट पार्ट कौन सा है जो सबसे बाहर है? कॉर्निया। कॉर्निया के एग्जैक्ट पीछे कौन है? आइरिस। और आइरिस एंड प्यूपिल, ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। देखो, आपकी आंख कुछ इस तरह होती है, राइट? और ये आपका कलर्ड पार्ट होता है। आपके आंखों का सेंटर पार्ट ब्लैक होता है, और सपोज साइड वाला पार्ट कलर्ड पार्ट रहता है, करेक्ट? तो ये जो कलर्ड पार्ट रहता है ना आंखों का, जो आपके हम बोलते हैं ना, इसकी आंखें काली हैं या फिर इसकी आंखें ग्रीन हैं या फिर ब्लू हैं। तो जो भी कलर की आंखें हैं, तो वो कलर किस चीज का रहता है? वो इस चीज का रहता है, किसका? आइरिस का। और प्यूपिल कहाँ रहता है? प्यूपिल अंदर रहता है, प्यूपिल सेंटर वाला पार्ट। मतलब आपकी जो सामने से जो तुमको आंख दिख रही है, कॉर्निया तो तुमको दिख नहीं रहा क्योंकि वो खाली एक लेयर है। कॉर्निया के पीछे आपको जो दिख रहा है कलरफुल पार्ट, वो किसका है? आपके आइरिस का। और उसके आइरिस के बीच में कौन है? प्यूपिल है। आइरिस के बीच में कौन है? प्यूपिल है। अब पहली चीज, आंखों का काम क्या है? ऑब्जेक्ट्स देखना, राइट? तुम्हारे सामने कौन सी चीज है वगैरह। तो मुझे बता सकते हो एक सिंपल क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी कि पूरी लाइट जो तुम्हारे आजू बाजू में है वो तुम्हारी आंखों में जाए तभी जाके इमेज बनेगी? कैन वी से लाइक दिस? जैसा नो कि भाई आपके आजू बाजू में जितनी प्रकाश है, लाइट है, वो सब आपके आंखों में जाना चाहिए तभी जाके आपको कुछ दिखता है सामने, एनी एनी ऑब्जेक्ट। एग्रीड विद दिस? बोलो भाई यस और नो कि भाई तुम्हारे सामने जितने ये है प्रकाश है वो तुम्हारे आंखों के अंदर घुसना चाहिए तब जाके दिखेगा तुमको। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जितना ज्यादा प्रकाश उतना ज्यादा अच्छा इमेज, करेक्ट? जितना ज्यादा अंदर प्रकाश जाएगा उतना अच्छा इमेज है। ओके, अब एक कंडीशन देखते हैं। कंडीशन देखते हैं। तुम कभी बाहर गए होंगे, राइट? बाहर गए होंगे, मतलब लाइक ब्राइट लाइट में, और तुम्हारी आंखें एकदम छोटी हो गई होंगी, राइट? मतलब एकदम से ऐसा टेंशन आता है आंखों के ऊपर, आंखों का एक चेंज हो जाता है। तो वी जस्ट वांट टू नो क्या चेंजेस होते हैं। तो जब आप बाहर जाते हो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रकाश बहुत है ऑलरेडी, लॉट ऑफ लाइट। लेकिन इतनी लाइट की जरूरत है क्या हमको? नहीं। हमारी आंखें डैमेज हो जाएंगी, इतना प्रकाश नहीं चाहिए हमको, थोड़ा सा चाहिए देखने के लिए। तो हमारा आंख क्या करता है ड्यूरिंग दैट टाइम? वो जो प्यूपिल है ना उसका साइज छोटा कर देता है, एकदम छोटा। ऐसा क्यों?
ऐसा वो इसलिए करता है ताकि अंदर लाइट ना जाए। लाइट किस में से जाने वाली है? प्यूपिल में से। तो प्यूपिल एकदम छोटा हो जाता है, और उसको छोटा कौन करता है? आइरिस। आइरिस छोटा कर देता है उसको। मतलब आपका कलर्ड पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है और आपका जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है। ये कब होता है? दिन के वक्त। मतलब तुम अगर ब्राइट लाइट में अगर गए, ब्राइट लाइट। अब तुम बताओ डार्क लाइट में क्या होगा फिर? डार्क लाइट में ऑलरेडी लाइट नहीं है। तुम्हारी आंखों का काम क्या है? तुमको दिखाना, दुनिया दिखाना। रूम के अंदर अगर प्रकाश ही नहीं है और तुमको फिर भी देखना है, तो लाइट क्या करेगा? जितना प्रकाश अवेलेबल है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर लेने की कोशिश करेगा, और उसके लिए आंख का साइज बड़ा करेगा। जो आपकी प्यूपिल का साइज है वो क्या करेगा? बड़ा करेगा। व्हाई? बिकॉज इट वांट्स टू शो यू द रूम इवन दो इट इज डार्क। तो हमारा आंख कैसा हो जाएगा फिर? इस तरीके का। आपका जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर प्रकाश ही नहीं है ना। जितना है उतना खींचने की कोशिश कर रहा है वो। ओके, तो आपका कलरफुल पार्ट कम हो जाता है, मतलब डार्क इसमें। तो हम लोग इसका फिर एक्सप्लेनेशन कैसे लिखे नीचे? ब्राइट लाइट में आपका प्यूपिल क्या हो जाता है? छोटा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि रिलैक्स? कैसा? कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपांड? कॉन्ट्रैक्ट। ब्राइट लाइट में छोटा हो जाता है। एंड व्हाट हैपेंस इन डार्क? प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, राइट? लाइक एक्सपांड। अभी मुझे एक चीज बताओ। मेन काम किसने किया? मतलब जो आपका जो लाइट कम ज्यादा करना है आंखों के अंदर का, वो किसने किया काम? मानता हूं कि आइरिस ने करवा के लिया। वो जो छोटा साइज कम ज्यादा है ना, वो किसने किया? आइरिस ने किया। लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कैन वी से समथिंग लाइक दिस, कि आइरिस ने प्यूपिल का साइज कंट्रोल किया, प्यूपिल का साइज कंट्रोल किया, लेकिन प्यूपिल ने एक्चुअली लाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है कम ज्यादा, वो प्यूपिल ने किया। मतलब लाइट अमाउंट, लाइट का जो अमाउंट है जो आपकी आंखों में घुस रहा है, वो कम ज्यादा किसने किया? प्यूपिल ने। लेकिन प्यूपिल का साइज किसने कंट्रोल किया? आइरिस ने। तो एग्जाम के अंदर अगर तुमको पूछा कि आपकी आंखों के अंदर का जो लाइट जाता है वो कौन कंट्रोल करता है, तो आपको आइरिस नहीं लिखना है, प्यूपिल लिखना है, राइट? और प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। चलिए यहां तक पूछ लेते हैं। चलिए, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड एंड रियल, और वो भी रेटिना के ऊपर। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल्स है किसके पास? रेटिना के पास। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब वो किसमें का किसमें कन्वर्जन करते हैं? लाइट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बहुत ही आसान। These signals are sent to the brain via optic nerves. ब्रेन की तरफ कैसे भेजे जाते हैं? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive objects as they are. तो इसका फाइनल आपका जो इमेज जो भी बन रही है वट एवर, इट इज क्रिएटेड बाय होम? ब्रेन। और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? आंखों से। ओके। ओके, तो ये जनरल नॉलेज है, आपके हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। लेट अस टॉक अबाउट पावर ऑफ अकोमोडेशन, राइट? पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है एंड उसके फीचर्स क्या है वगैरह वगैरह। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। आई का जो लेंस है आपका, वो किस तरह से बना है? फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। मतलब इन शॉर्ट वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। लेंस कैसा? ऐसा ग्लास मटेरियल का नहीं है। जैसे कि तुम्हारे आंख, सपोज चश्मा तुमने देखा होगा किसी का, या फिर तुम्हारे पास होगा, तुमने चश्मे को हाथ में लिया होगा, बहुत ही रिजिड रहता है, सॉलिड रहता है, राइट? आप वो आंखों के जो सामने का स्पेक्टिकल का जो चश्मा रहता है, चश्मे का जो लेंस रहता है, इट्स वेरी सॉलिड। आप उसको ऐसा तोड़ मोड़ नहीं सकते या फिर ऐसा फोल्ड नहीं कर सकते। तो हमारी आंखों का लेंस वैसा नहीं रहता है। हमारे आंखों का लेंस ना प्लास्टिक या फिर ग्लास से नहीं बना होता। इट्स अ जेली लाइक मटेरियल, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये काफी फ्लेक्सिबल है। हमारी आंखों का जो लेंस है ना, वो कैसा है?
अच्छा खासा फ्लेक्सिबल है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलेरी मसल। तो उसका कौन मॉडिफाई करता है? सिलेरी मसल। ओके, सो लेट अस सी सिलेरी मसल कहाँ है, लोकेशन, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ इट। तो ये रहा सिलेरी मसल। कहाँ पर है? ये वाला पार्ट। दो दो तरफ से होता है आंखों को। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सिलेरी मसल्स एक्चुअली मेरे आंख को पकड़ के रखे हैं, लेंस को पकड़ के रखे हैं उन्होंने, राइट। ओके, सो वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम्स थिन। ओके, तो एक बार देख लो, आपका नॉर्मल जो लेंस है, ये वाला, सपोज दिस इज द नॉर्मल लेंस। अब प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर कौन है? आपके सिलेरी मसल। अगर सिलेरी मसल क्या हो गया, कहाँ गया वो, हाँ, सो दिस वन, हाँ। तो सिलेरी मसल अगर वीक हो गए, रिलैक्स हो गए, तो लेंस कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है। उसका मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं। मान लो ये आपके सिलेरी मसल्स हैं और वो थोड़े से रिलैक्स हो गए। रिलैक्स रिलैक्स मतलब क्या, कि दो दो दूसरे से अपोजिट साइड में जा रहा है, दे आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एकदम रिलैक्स हो रहा है। तो क्या होगा, मतलब इट्स लाइक पुलिंग द लेंस, लेंस को पुल करने जैसा हो रहा है वो। तो लेंस कैसा होगा, बहुत ही थिन बन जाएगा, मतलब ऐसा, एकदम थिन, ठीक है, मतलब पतला, और सपोज से काफी लंबा हो जाएगा वो। जब आपके क्या हो रहे हैं, सिलेरी मसल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स मतलब ऊपर नीचे जाना, सो रिलैक्स। और आपकी जो लेंस है वो कैसा हो रहा है, बहुत ही थिन हो रहा है। एंड व्हाट हैपेंस अगर दोनों तरफ से प्रेशर, चलिए, सो आपके पास लेट्स से कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आपके पास कुछ ऑब्वियसली भी समय दिया जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल सॉल्व इट, ठीक है। चलिए, सो अ पर्सन कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ओके, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में? इफ़ अ पर्सन कैनॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर के आगे का देख नहीं पा रहा है, ठीक है, पर्सन। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लेट्स से हाउ ही कैन डील विद इट, व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड ही यूज़। तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ, सपोज क्लॉक में। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, फाइन। चलिए शुरू कर सकते हैं फिर, कैन वी स्टार्ट? बोलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इन दैट सेंस। 1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। आपका 1 मिनट जल्दी ख़त्म हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। देखो, ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो ये है, क्या बोलते हैं, लेंस है उसका। सो आपको खाली लेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर के आगे का नहीं देख पा रहा है वो, मतलब उसको कैसे कंडीशन है, द कंडीशन ही सफरिंग फ्रॉम इज मायोपिया। 2 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, पिया मतलब कंडीशन कैसी होगी, मायोपिया, मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, दैट्स द इशू। सो ठीक है ना, दैट कैन बी डन, लेट्स से दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका फिर ये अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है? नेगेटिव। मतलब इसमें से सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस काम करेंगे, ईदर दिस और ईदर दिस। ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को कॉनकेव लेंस चाहिए, करेक्ट। नाउ फॉर दैट पर्पज हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं 2 मीटर पे से। पावर इज इक्वल टू हमको कितने का चाहिए? दैट से ये निकाला है ना उसका पावर कितना है, तो दैट वुड बी 1/फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा? 2, सो 1/2 इज हाउ मच? 0.5। ओके, सो द आंसर इज 0.5D। हो गया, फिर इतना ही है। यस, सो दैट वुड बी 0.5D। लेकिन मेन क्वेश्चन, इट शुड बी प्लस और माइनस। ऑब्वियसली रिक्वायर कॉनकेव, तो आंसर कैसा होना चाहिए? माइनस में, सो दैट शुड बी -0.5D। ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी जाके माइनस में आएगा, सही है। ओके, सो द आंसर शुड ऑब्वियसली बी -0.5D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। जस्ट हैव टू आंसर इन लेट्स से विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आंसर करना। आपका समय ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर का वो पढ़ पा रहा है, राइट, बट इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम। द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम। द फार पॉइंट हिज आईज हैज रिसीडेड अवे। देखो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है? पास का नहीं दिख रहा है। ओके, तो फार पॉइंट में इशू तो है ही नहीं उसके। फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं, बिकॉज उसको कहाँ का दिख रहा है? सपोज लेट्स से सिर्फ पास का दिख रहा है, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो पास वाले में इशू है, राइट। अब रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया। अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी पढ़ लेट्स से आप पढ़ सकते हो, तो ये तो एक्चुअली वेलकम स्टेप है, तो ये तो नहीं चाहिए। तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा? द नियर पॉइंट ऑफ एज हैज रिसीडेड अवे, मतलब उसका पहला 25 सेंटीमीटर था वो, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, राइट। सो दैट इज द आंसर। चलिए अब इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं। A prism ABC's base is placed at different orientation. A narrow beam of white light is passed. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो इसमें से बताना है कौन सा केस में, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, और ये आपका थर्ड केस है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशन में ऊपर से जो भी कलर मिलेगा डिस्पर्शन के बाद, वो ऊपर से तीसरा कलर नीला होगा। तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं। आपका समय तो शुरू हो चुका है, तो कृपया कर जल्दी से आंसर दें। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए
सो देख लेते हैं भाई इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो ऊपर से अगर तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं, स्काई के जैसा। स्काई का कलर क्या है? ब्लू। अभी जनरल ये कैसा आता है, ऊपर से नीचे तक कलर कैसा आता है प्रिज्म में? तो विप जॉर के फॉर्म में आता है, करेक्ट। जो ऊपर से नीचे तक आता है तो विप जॉर के फॉर्म में आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कलर मतलब येलो आता है। अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए? ब्लू चाहिए। ओके सो ये रहा हमारा थर्ड। अब प्रॉब्लम ये है, ये दूसरी तरफ से उल्टा, मतलब तीसरा नंबर आता है इसका, ब्लू। ओके सो वी नीड सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा आए, मतलब यू नो द पॉइंटर शुड बी लेट्स से उल्टा। अब इसके लिए सपोज जो हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। लाइक हमको उल्टा टाइप में चाहिए, राइट? शेप सही है। ओके तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, ये सेकंड वाला कंडीशन देख लो। अगर सपोज बी सी इज योर बेस, ठीक है, बी सी बॉटम पे, तो इमरजेंट कैसा होगा? लेट्स से आपका वॉलेट दिखेगा, करेक्ट। मतलब लाइक इन द केस ऑफ ये आपका जो पहले सेकंड फिगर है, ये वाला, दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये वाला जो फिगर है आपका, तो वो वाला काम करेगा, करेक्ट। ओके ऊपर के नंबर्स बराबर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, नीचे 2 है लिखा हुआ। ओके तो ये फिगर में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उल्टा रखा गया है प्रिज्म। तो जो भी कलर निकलेंगे तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा? वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड। हमको वैसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था? ब्लू का, तो हमको वही मिला है, करेक्ट। सो द आंसर इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट। तो ये रहेगा ऑप्शन फिर, तो 2 इज द आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, तो नून को सन ये क्यों दिखता है, वाइट क्यों दिखता है? लाइट इज लीस्ट scattered, ऑल द कलर्स ऑफ द white लाइट आर scattered अवे, ब्लू कलर इज scattered द मोस्ट, रेड कलर इज scattered द मोस्ट। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी बताएं। ओके आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मून, लेट्स से नून के वक्त सन वाइट क्यों अपीयर करता है, राइट? इट्स अपीयरिंग वाइट। तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा बोल रहा है। नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि कैसा है ना, दोपहर के कंडीशन के वक्त सपोज लेट्स से आप अगर ऐसे खड़े हो, और अगर दोपहर की कंडीशन है, ये मान लो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर सन है सपोज, ये रहा सन सपोज। तो इशू क्या है कि द डिस्टेंस की जो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इन दिस केस इज़ वेरी लेट्स से मिनिमम। कैसे? देखो यहाँ तक आता है वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है? बहुत ही कम है, वेरी लो, बहुत ही कम डिस्टेंस है। सो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसका ज़्यादा कुछ लेट्स से ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है। नाउ इन दिस केस सपोज हमको खाली इतना जानना है कि लाइक व्हाट विल हैपन। तो स्काई कैसा दिखता है? सपोज विल अपीयर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो द कंडीशन वुड बी कि लेट्स से पूरा स्कैटरिंग लेट्स से वहाँ पे हो ही नहीं रहा, राइट? ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो पूरा ब्लू दिखेगा, करेक्ट। एंड बाकी के फिर ऑप्शंस पूरे चले जाएंगे। सो यहाँ पर कंडीशन इज़ वेरी सिंपल, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट? इट बैक हैपन्स बिकॉज ऑफ कि उसको बहुत ही कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड
द नून अपीयर्स, लेट्स से सन जो है वो वाइट अपीयर करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. रेनबो की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है. थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ठीक है, रेनबो बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है? ओके, रिफ्रैक्शन तो पक्का लगेगा. तो देखो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन है ही नहीं. सेकंड थिंग, डिस्पर्शन भी लगेगा, राइट? डिस्पर्शन, 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 राइट? क्या हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगेगा? हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, लेकिन सिर्फ इंटरनल, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो दैट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी गुड फॉर दिस, राइट? तो इससे आपका रेनबो तैयार हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट. ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों होती है? तो ट्विंकलिंग बतानी है आपको, ट्विंकलिंग क्यों होती है. ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है. अब आंसर कीजिए कि ट्विंकलिंग क्यों होती है. आपको खाली इतना बताना है कि ट्विंकलिंग होती क्यों है. आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है. आपके पास ऑप्शंस है, उसमें से ही बताना है. ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से कुछ डिफिकल्ट इसमें से बताना है. ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस इटसेल्फ. जल्दी से आंसर कीजिए. सुपर सिंपल, राइट? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है, जल्दी से आंसर कर लेते हैं इसका. सो क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, राइट? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली. तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स. नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, राइट? फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा. पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. हाँ, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन करता है. बिकॉज ऑफ दैट आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है. स्कैटरिंग का कोई संबंध नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी नहीं. सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस, राइट? बी रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. विद दैट सेड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू होता है अब. जल्दी से आंसर करना है, ठीक है? मैं टाइम सेट कर देता हूँ, आप आंसर बता देना. Okay, so do let know the answer as quickly as possible.
ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो योर टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, वो ब्लू क्यों दिखता है? तो ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere, light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere. Okay, तो clear sky blue क्यों दिखता है? राइट, तो बहुत ही ईजी है। ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब होती तो दिखता ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये सही है। Light of all other colors is scattered more than the violet and the blue colored lights of the atmosphere. तो आंसर क्या रहेगा? C should be the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है, ठीक है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us discuss the answer for this question. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Air के अंदर का, तो it's quite simple, right? हमको खाली बताना है कि air के अंदर का suppose let's say which of the following statements is correct. Red light moves fastest, ठीक है, आपको ये पूछ रहे हैं regarding the propagation of light of different colors of white light in air. Air के अंदर का red light moves the fastest, ये बराबर है, रेड लाइट फास्ट मूव करती है, लेकिन एयर का पूछ रहे हैं, एयर में सबकी स्पीड सेम होती है। ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है। एज आई टोल्ड यू एवरी कलर विल हैव द सेम स्पीड, ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, हाँ सही है, एयर के अंदर सबका स्पीड सेम होता है। येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट। मीन का क्या संबंध है, एवरेज थोड़ी होगा। सो आंसर इज सी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। फाइन, चलिए आंसर कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, ओके रेड रहते हैं। दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स, रेड लाइट के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस टाइप में। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, इज स्कैटर्ड द मोस्ट लाइकली बाय स्मोक और फोग। रेड लाइट को स्कैटर करना इतना आसान नहीं है। स्कैटर्ड द लीस्ट, हाँ ये बराबर है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूज़ करते हैं बिल्डिंग के ऊपर डेंजर सिग्नल। इज एब्सॉर्ब इज लेट्स से एब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, ये तो गलत है।
मूव्स फास्टेस्ट इन एयर, ठीक है, एयर के अंदर सभी कलर का स्पीड सेम रहता है. सो द मेन आंसर इज इट्स नॉट स्कैटर्ड अवे बाय मेनी ऑफ दी, सपोज लेट अस से पार्टिकल्स वगैरह इसको स्कैटर नहीं कर पाता है, दैट्स द रीजन. चलिए, तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए. नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन तब तक पहले ट्राई कर लो. आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. चलिए आंसर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था. ऑल वी हैव टू डू वाज लेट्स से थोड़ा सा बताना था कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन. तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो, वो तो जनरली कब की कंडीशन होती है? सनराइज एंड सनसेट की, करेक्ट. तो यहाँ पर सपोज एक लेयर होता है आपका एटमॉस्फेयर का, तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन यहाँ पर सपोज आपका सूरज क्या है ना, रेड दिखता है, करेक्ट. ओके, तो ये पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा, एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर करना पड़ता है इन दिस केस. सनसेट ऑल्सो, ये तो सनराइज की बात है. सनसेट के वक्त भी सेम कंडीशन होती है, मतलब लाइक ज़्यादा ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है ना. बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सनराइज सनसेट पे कलर दिखता है वो इसकी वजह से. तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, 7 कलरों में डिवाइड नहीं होता वो. स्कैटरिंग ऑफ लाइट सपोज लेट्स से इज द बेसिक रीजन फॉर दिस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी नहीं. सो आंसर इज स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब. क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए. सो इट इज़ द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ठीक है, ऑल योर टू आंसर इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर. ओके, चलिए तो शुरू कर लेते हैं. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. Okay, so please answer properly. Okay, so समझ के बताना है, no mistakes. जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वाई सो, ऐसा आंसर क्यों है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ विद दैट पॉइंट सेड, लेट अस टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दिस क्वेश्चन. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. तो ब्लूइश कलर क्यों रहता है? आपको मैं ठीक से बता दूं, वाटर इज कलरलेस होता है. पानी का कलर कैसा रहता है? टोटली कलरलेस. वो अपीयर इसलिए करता है बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से. सो द आंसर वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, उसकी वजह से दिखता है, बाकी कुछ नहीं, राइट.
चलिए, सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ देता हूँ पहले। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द। रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है? जब लाइट आंखों के अंदर घुसती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल बी हेल्पिंग आउट ऑब्वियसली, लेकिन तब तक पहले ट्राई करना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए, आंसर देख लेते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द। ओके, रिफ्रैक्शन कहाँ ऑकर करता है? तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, जब भी लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन लेंस पे? बिल्कुल नहीं। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, हाँ, आउटर सरफेस के कॉर्निया पे ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे। आइरिस तो अंदर है, प्यूपिल भी अंदर है आंखों के। द आंसर इज आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, राइट। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी,
ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती हैं। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS लाइफ 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है, AS लाइफ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS लाइफ 10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्जाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, 9th एंड 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, एंड ये एग्जाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज गिव दिस एग्जाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अब भी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्जाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है जब भी आप पेमेंट करें। ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कोड, दैट इज AS लाइफ 10, अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें, AS लाइफ 10, और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें।
आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर लेट से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है, AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।